गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट सर्कल रांची में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने यूनिवर्स को देखा था, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोगों ने देखा था और गैलेक्सी के बारे में देखा था। आज हम लोग जो है उसी के क्रम में आगे, पिछली क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे स्टार स्टार्स या तारे कह लीजिए, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो हमारा पढ़ने का या जो क्रम है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिवर्स पढ़ा। यूनिवर्स को देखा कि यूनिवर्स जो है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज से मिलके बना है। फिर हम लोगों ने गैलेक्सी को देखा, तो गैलेक्सी को देखा तो हम लोगों ने पाया कि यह भी जो है मिलियन बिलियन स्टार्स से मिलके बना है। ठीक, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, प्लस उसमें कुछ जो है नेबुलाज वगैरह हैं, यानी कि नेबुला का मतलब हो गया बादल हो गए, किसके, हाइड्रोजन हीलियम, इन सब के बादल, क्लाउड हो गए। तो इन सब से मिलकर जो है आपका गैलेक्सी बना था। तो हम लोगों ने यूनिवर्स देखा, गैलेक्सी देखा, और फिर अब हम लोग जो है स्टार की तरफ आते हैं कि स्टार क्या होता है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था, स्टार क्या होते हैं। स्टार जो हैं आपके एक ऐसे सेलेस्टियल या खगोलीय पिंड होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल या खगोलीय पिंड होते हैं जो अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी, मतलब ये खुद ही जो है अपनी एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये चमकते हैं, स्वयं की एनर्जी से चमकते हैं। ठीक, मतलब लाइटनिंग इनके अंदर किससे होती है, सेल्फ एनर्जी से होती है। यह जो सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसके लिए हम लोगों ने बताया था कि इसके लिए जो है यहाँ पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब दो छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो है आपका बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो यह जो स्टार होते हैं, इस स्टार में जो है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वह आपकी होती है दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, प्लस बहुत सारी मात्रा में हीट कह लीजिए। हीट भी एक क्या है, एनर्जी है, हीट का जो है प्रोडक्शन, उत्पादन करते हैं। ठीक, यह एक आपकी हो गई बेसिक बात। अब जो कोई स्टार होता है, जैसे आप पूछेंगे कि यह स्टार है, मान लीजिए कि यह स्टार है, तो यह जो है स्टार बना किस चीज का, ये इसका जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन है वह क्या है। तो आप कह सकते हैं इसका जो मेजर कंपोजिशन है वह क्या है, किसी भी स्टार का हाइड्रोजन प्लस हीलियम, यह जो है इसका मेजर कंपोनेंट होता है। इसमें भी यह जो है 70% के आसपास हाइड्रोजन होता है, 10-20% के आसपास जो है हीलियम होता है। ये परसेंटेज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको परसेंटेज पता हो, कि एग्जैक्टली ये नहीं पूछा जाएगा। तो यह मेनली कंपोजिशन इनका जो है इस तरह से कुछ होता है। यह जो स्टार होते हैं, ठीक, बेसिक बेसिक बातें समझते जाइए जो आपकी एक समझ को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट है, होगा। जैसे जो ये स्टार होता है, इन स्टार का ग्रेविटेशनल जो
फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वीय आकर्षण होता है, वह बहुत ही अधिक होता है। जब वह बहुत अधिक होता है तो वह अपने आसपास की चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और एक अपना परिवार बनाता है। जैसे यूनिवर्स ने एक अपना परिवार बनाया जिसके अंदर गैलेक्सी समाहित थे, गैलेक्सी ने एक अपना परिवार बनाया जिसके अंदर तारे समाहित थे, इसी तरह से स्टार एक अपना परिवार बनाएगा जिसके अंदर प्लेनेट्स या ग्रह जो है शामिल होंगे। ठीक, तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये कोई भी स्टार है, जैसे हमारा सूर्य है तो सूर्य भी एक क्या है, सन, वह भी एक स्टार है। ठीक, तो वह सन जो है अपना अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक जो है एक अपना फैमिली बना रहा है। कौन सा, जिसमें प्लेनेट्स हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, जिसको हम लोग जो है सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 जो है क्या हैं आपके प्लेनेट्स हैं, फिर बहुत सारे सैटेलाइट हैं, मेटेरियोट हैं, एस्ट्रॉयड हैं, तो ये सब मिलकर एक अपना परिवार बनाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी इतना आपको समझ में आया कंपोजिशन। अब हम देखते हैं, ये इतनी बातें इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्टार। ओरिजिन ऑफ स्टार इतना इंपॉर्टेंट है ये स्टार। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह कैसे मतलब फॉर्मेशन होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ स्टार, हम लोग बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, नेबुला। नेबुला, नेबुला क्या होता है, यह जो है क्लाउड होता है, एक तरह से क्लाउड होता है, बादल होता है। किस चीज का क्लाउड होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक, प्लस इसमें जो है डस्ट वगैरह होती है। ठीक, यह इसका जो है एक इस तरह से नेबुला समझ लीजिए कि यह इस तरह से पूरा जो है बिखरा होगा आपका, यह नेबुला आपका जो है नेबुला है। इस नेबुला के अंदर जो है सबसे स्टार्टिंग फेज में, यहाँ पर स्टार बनने से पहले यह नेबुला इस तरह से कुछ आपका होगा। यह नेबुला जो है, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो है इसमें जो यहाँ पर ये हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब के जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, इनके इनके ग्रेविटेशन के कारण इसमें धीरे धीरे जो है क्या होगा, मतलब कि मिलेंगे, ये सब जो है कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये फैला हुआ जो था दूर दूर तक, यह क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यह क्या करेगा, अब यह इसमें जो है कंट्रैक्शन होगा, मतलब यह सिकुड़ेगा धीरे धीरे अंदर की तरफ, यह जो है समाहित होता जाएगा। ठीक, ये धीरे धीरे समाहित होता जाएगा और यहाँ से फिर जो है, यहाँ से एक जो है और जो है सघन मास जो है बनेगा, थोड़ा इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, यह सघन मास बनेगा, मतलब नेबुला जो है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है। क्यों सिकुड़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक, यह इस तरह से जब होगा, यह स्थिति होती है प्रोटो स्टार, इसको बोलते हैं प्रोटो स्टार। अभी स्टार बना नहीं है। ठीक, स्टार बनने की प्रक्रिया में जब यह स्थिति होती है, जब यह क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रोटो स्टार होगा। हम लोगों ने बात की थी, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बात की थी कि स्टार में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ना यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और ना ही तो अभी यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। अब यह, चूंकि जब हम कह रहे हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह इसमें जो है क्या हो रहा है, ये बार लगातार सिकुड़ रहा है, मतलब ये कंट्रैक्शन होता जा रहा है। अब इस प्रोटो स्टार के बाद इसमें और मतलब जो है कंट्रैक्शन होगा और यह जो है एक क्रिटिकल मास को जो है पा जाएगा। ठीक, क्रिटिकल मास को पा जाएगा और यहाँ पर एक स्थिति आएगी। ठीक, यह और सिकुड़कर छोटा हुआ। ठीक,
तो यहाँ पर जब ये इस स्थिति में आता है तो यहाँ पर जो है मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दे रहा हूं। ठीक, यह जो है आप यहाँ पर आपका मेन सीक्वेंस स्टार या कह सकते हैं मुख्य तारा बन जाएगा। और यह मुख्य तारा जब बनेगा तब यहाँ पर इस जगह से, मतलब ये समझ लो आप, ऐसे ये लाइन बना लो, इस जगह से यह जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नेबुला था, नेबुला में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंट्रैक्शन हुआ तो यह प्रोटो स्टार बना, प्रोटो स्टार से फिर जो है ये मेन सीक्वेंस में गया। अब ये जो है एक दो दिन की घटना नहीं है, यह सब यहाँ से यहाँ इस तरह से जो ये परिवर्तन हो रहा है इसमें बिलियंस मिलियंस ईयर लगते हैं, ठीक है। तो ये बस, लेकिन ऐसे लग रहा है यहाँ तो तुरंत नेबुला था, नेबुला से तुरंत प्रोटो स्टार बन गया, प्रोटो स्टार से तुरंत जो है मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। जो मेन सीक्वेंस स्टार है यही जो है जिसको हम लोग तारा कहते हैं, जो मेन तारा होता है, जैसे सूर्य है हमारा, तो जो सूर्य है इस समय जो है मेन सीक्वेंस स्टार या मुख्य तारा की स्थिति में है, ठीक। यह जो है मेन सीक्वेंस स्टार जो है आपका, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, जो मेन सीक्वेंस स्टार है यह कितने दिन तक, मान लेते हैं कि यह समय है, यह टाइम फ्रेम है जिसमें जो है हम ये जर्नी मान लेते हैं, किसी स्टार की ये जर्नी है, ऐसे जा रहा है। प्रोटो नेबुला था, नेबुला से प्रोटो स्टार बना, प्रोटो स्टार से मेन सीक्वेंस स्टार बना, मुख्य तारा बना। यह जो मुख्य तारा है इसको ध्यान रखिए, यह जो है मुख्य तारे के रूप में, देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश भी होना है, चाहे वह मानव हो, चाहे स्टार हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे गैलेक्सी हो, सबको इस क्रम से, जीवन और मृत्यु के क्रम से गुजरना है। तो यही जो है ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में है। तो यह जब ये जो है मुख्य तारा बन गया, यानी कि एकदम मेन यंग इंसान की तरह है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यह जो है कब तक इस अवस्था में रहेगा, मेन स्टार की अवस्था में रहेगा, यह निर्भर करेगा, यह डिपेंड करेगा इस स्टेज में, मतलब ऐसे लिख लीजिए, इस स्टेज में यानी मेन सीक्वेंस स्टेज में, ठीक, कब तक रहेगा, यह डिपेंड करेगा इसके मास पर, मास या साइज पर, ठीक। यह जितना बड़ा होगा, ठीक, यह मेन सीक्वेंस में जो ये स्टार है इसका मास जो है, इसका द्रव्यमान जो है जितना अधिक होगा तो क्या होगा। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक हाथी है और एक इंसान है, तो किसको खाना अधिक चाहिए, हाथी को खाना अधिक चाहिए। और मान लीजिए खाने की आपूर्ति जो है, एक जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक। जैसे मान लीजिए यह, ठीक है, लिमिटेड है, तो जो जो बड़ा जानवर है यानी हाथी, वह अपना खाना जल्दी खा लेगा, तो जल्दी खा लेगा, उसका खाना खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। जो छोटा जानवर है जिसका मांस कम है वह धीरे धीरे खाना खाएगा, वह अधिक समय तक जिंदा रहेगा। यह बताने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि जिसका मास और साइज, ठीक, अधिक होगा, जिस स्टार का मास और साइज अधिक होगा उसकी लाइफ जो है उतनी ही कम होगी। मास अधिक, मास अधिक है तो साइज भी अधिक होगा, तो लाइफ कम होगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, यह जो है, जो इससे एनर्जी मिल रही है, उष्मा मिल रही है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक। मास, जिस सन का मास अधिक होगा उसकी लाइफ उतना ही कम होगी। जैसे जो सूर्य है हमारा, सन है, सन भी एक स्टार है, तो सूर्य के साइज का जो कोई भी स्टार होगा, जो सन के साइज का जो स्टार होगा,
इसकी जो लाइफ है यह लगभग जो है 10 बिलियन ईयर मानी गई है। ठीक, सूर्य की जो लाइफ है, जो मेन सीक्वेंस स्टार या मुख्य तारा की अवस्था में रहेगा, वह लगभग 10 बिलियन ईयर मानी गई है। हमारा सूर्य जो है, हमारा जो सूर्य है, यह जो मान लीजिए कि मेन सीक्वेंस का टाइम फ्रेम है। ठीक, तो ये सूर्य अभी जो है लगभग मिड में है, मतलब कि सूर्य जो है हमारा लगभग जो है 4.5 से 5 बिलियन ईयर जो है अपना टाइम गुजार चुका है मेन सीक्वेंस स्टार में। अभी भी जो है, अभी भी जो है 5 बिलियन ईयर जो है लाइफ जो है क्या है, शेष बची है सूर्य की। अर्थात इस स्टेज से बाहर निकल जाएगा आज से 5 बिलियन ईयर बाद। मतलब कि हमारा सूर्य जो है 5 बिलियन ईयर बाद जो है नहीं रहेगा। जब सूर्य नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। यह जो है जितना भी शुक्र बुध बृहस्पति इस टाइप के जो प्लेनेट हैं, इस सब का मतलब जो है क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं। ये मेन सीक्वेंस स्टार आया, समझ में आया। तो जो सूर्य के साइज के जो तारे होंगे उनकी लाइफ लगभग 10 बिलियन ईयर के आसपास होती है। जो सूर्य से बड़े होंगे उनकी लाइफ कम होगी, जो सूर्य से छोटे होंगे उनकी लाइफ ज्यादा होगी। ठीक, अब मेन सीक्वेंस स्टार से जो नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, नेक्स्ट स्टेज आती है, धीरे धीरे क्या होगा इस स्थिति में, यह जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, नाभिकीय संलयन हो रहा था, उसमें जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था, वह यह एक तरह से क्या था, इसका फ्यूल था। यह फ्यूल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, जो फ्यूल है, जो फ्यूल है कौन, हाइड्रोजन, यह जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म होने लगेगा। जब खत्म होने लगेगा तो यह मेन सीक्वेंस स्टार है, यह जो है ठीक, ऐसे बना लीजिए। यह जो है आपका रेड रेड जायंट या लाल दानव, ठीक, रेड जायंट में बदल जाएगा। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, अब यह जो है क्या हो गया, लाल दानों में बदल गई। क्या होगा अब ये लाल दानों में, जब ये लाल रेड जायंट में बदलेगा तो यह क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कम हो गई। अब ये ऊपर वाला भाग जो है धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। ठीक, और अंदर वाला भाग जो है क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ेगा। रेड जायंट बन गया। ठीक, यहाँ यह वाला भाग जो है क्या होगा, ये ऐसे बाहर की तरफ फैलेगा। ठीक, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये जो है आपका ये फैले, मतलब कुल मिला के बस इतना रखिए कि ये फैलेगा और यह अंदर वाला भाग जो है क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक, यह रेड जायंट के बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर ये लाल रंग का होता है, आकार इसका जो है क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर ये रेड जायंट बना। अभी हम लोग एक सिंपल फ्रेम में बता रहे हैं, यह रेड जायंट बना। इसके बाद यह जो है क्या होगा, इसके बाहर का जो पोर्शन है वह जो है इससे अलग हो जाएगा। ये जो रेड रेड मान लीजिए दिख रहा है, यह इससे छिटक जाएगा, अलग हो जाएगा। और यह जो जो भाग अलग हो जाएगा, यह जो है आपका प्लेनेटरी नेबुला। ठीक, प्लेनेटरी नेबुला मतलब कि डस्ट वगैरह में इस तरह से ये बदल जाएगा। और यह जो बीच में जो बचेगा कोर वाला भाग, ये जो कोर वाला भाग बचेगा, यह जो है व्हाइट ड्वार्फ,
सफेद या श्वेत वामन। ठीक, जो ये सफेद वाला जो भाग बचा यह जो है एक श्वेत वामन तारे के रूप में जाना जाएगा। व्हाइट कलर में आपका यह दिखेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का यह जो है एक सामान्य तारे का इस तरह से आपका जीवन चलता है। अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, पहले इतना समझिए। ये व्हाइट ड्वार्फ हुआ। यहाँ पर जो ये जो देखिए यह जो सामान्य जो विस्फोट हो रहा है यहाँ पर, ये जो बिखराव हो रहा है, इसको आप कह सकते हैं कि यह नोवा एक प्रक्रिया होती है। नोवा विस्फोट हुआ। ठीक, मतलब बस बहुत हल्का सा होगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो चीजें ये सब अलग हो जाएंगी और ये प्लेनेटरी नेबुला के रूप में, मतलब क्लाउड के रूप में हो जाएंगी। और यही प्लेनेटरी नेबुला जो है फर्दर स्टार के फॉर्मेशन के लिए, मतलब आगे तारे के निर्माण के लिए, तारे के निर्माण के लिए, उपग्रह के निर्माण के लिए यह क्या करेगा, आपका रॉ मटेरियल का काम करेगा। ठीक, रॉ मटेरियल का काम करेगा। इसका मतलब हुआ, क्लियर है ये बात? ये सिंपल सा विस्फोट हुआ यहाँ पर, ये ऊपर की पपड़ी इसकी निकल गई और व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया। इस व्हाइट ड्वार्फ का भी जो अगला चरण है, ठीक, वह जो है ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा। ब्लैक कलर का बना लीजिए। यह जो है इसका अगला चरण है ब्लैक ड्वार्फ। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तब भी आप लिख लीजिए ब्लैक ड्वार्फ। देखिए यह जो यात्रा है किसी भी स्टार की, यहां तक, यहां से इसकी बेसिकली क्या हो गई, यहां से इसका यह जो इसकी क्या हो गई, जब भी यहां इसके बाद यह वृद्धावस्था में आया और यह इसकी एक तरह से क्या हो गई, मृत्यु की स्टार्टिंग हो गई। ठीक, नोवा आपसे पूछा जाए, है ना, नोवा क्या है या रेड जॉइंट क्या है, तो एक तरह से ये तारा अपनी मृत्यु का सूचक है। यदि रेड जॉइंट बन रहा है या फिर नोवा की स्थिति बन रही है या व्हाइट ड्वार्फ की स्थिति बन रही है, ब्लैक ड्वार्फ की स्थिति बन रही है, तो ये आप एग्जाम में पूछा जाए कुछ इस तरह से, तो आप कह सकते हैं ये इसकी डेथ की ओर संकेत कर रहा है। अब देखिए एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। अब ये था अभी सिस्टम आपका, ये जो सिस्टम था जो इस तरह से बन रहा है, ये सूर्य के समान, यानी जो सूर्य के आकार का तारा है कोई, तो उस तरह उस समय यह स्थिति बनेगी। लेकिन मान लीजिए कोई जो है, कोई क्या है आपका, यहां से जो ये प्रोटो स्टार था, ये नेबुला था, नेबुला से प्रोटो स्टार बना, यह प्रोटो स्टार था, प्रोटो स्टार या इसी को आर्द्र तारा बोल देते हैं। यह प्रोटो स्टार से यहां पर जो स्टार बना, मेन सीक्वेंस स्टार बना, वह बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है। मैसिव स्टार है कोई, मान लीजिए ये। ठीक, ये हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, यह बात कर रहे हैं कि मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, मुख्य तारा। यह यदि बहुत बड़ा है, ठीक, मतलब इतना बड़ा है कि सन के मास से जो है 10 गुना जो है अधिक बड़ा है, नहीं सन जितना बड़ा है उससे 8 गुना 10 गुना अधिक बड़ा है। यहाँ पर जब यह मेन सीक्वेंस मतलब स्टार से जब यह जो है लाल दानों में बनेगा, तो यहाँ पर जो ये लाल दानव बनेगा, यह बनेगा, ये लाल दानव ये भी बनेगा, लेकिन यह जो है क्या होगा, सुपर रेड जायंट होगा। ठीक,
सुपर रेड जायंट होगा, और सुपर रेड जायंट का जब विनाश होगा तो यहां पर जो है क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा की घटना होगी। सुपरनोवा की घटना का मतलब है कि इसमें जो है ये वाला भाग जो है क्या, इसका कंट्रैक्शन होगा, यह यहाँ पर जो है एक भयंकर विस्फोट होगा। भयंकर विस्फोट होगा जिसको, उस विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। गैलेक्सीज वगैरह के अंदर जो है, जो बहुत सारे जो चमक दिखाई देती है, वह जो है इस सुपरनोवा विस्फोट के कारण ही होती है। ठीक, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, बहुत सारा मटेरियल बिखर जाएगा, और यह जो एक स्टार अंदर, यह जो सेंटर में जो मास बनेगा, जो बचेगा, यह सेंटर में जो मास है, यह जो है सेंटर का मास, ठीक, यह जो है क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ये सेंटर, यह बचा आपका जो, यह जो बचा, यह जो है या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर जो है ब्लैक होल बनेगा। देखिए, हमने दो बात की, स्टार है, स्टार की मृत्यु यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ के रूप में हो रही है। इधर जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह जो है सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जो मास बचा यहाँ पर केंद्र में, यह या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। यह डिपेंड करेगा कि यह जो रिमेनिंग, जो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग भाग है, ये जो बचा, ठीक, जो रिमेनिंग भाग है, जो शेष बचा है ये विस्फोट के बाद, ठीक, नोवा या सुपरनोवा, जैसे ध्यान दीजिए, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो ये शेष बचा है, यह यदि सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से लेके 3 गुना तक है, मतलब कि जो सूर्य का जो मास है, सूर्य का जो सोलर मास है, यदि वह सोलर मास से, ये कौन सा, ये वाले जो शेष भाग बचा है इसकी बात कर रहे हैं, या कर लीजिए ये जो शेष भाग बचा है, ये यदि यह इसका मास, ठीक, इसका मास द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1 से 3 गुना है, तक है, ठीक, ऑफ द सोलर मास कह लीजिए, सोलर मास, तो यह जो है किस में बदलेगा, यह जो बदलेगा आपका न्यूट्रॉन स्टार में। ध्यान दीजिएगा, यदि जो है इसका जो रिमेनिंग है, इसका द्रव्यमान जो है, मास जो है 3 टाइम्स है आपका, 3 टाइम्स और मोर, ठीक, तो यह बनेगा ऑफ सोलर मास, तो यह बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका ब्लैक होल। ध्यान दीजिएगा, यह जो रिमेनिंग पार्ट है, यदि 1.44 से 3 गुना ऑफ द सोलर मास है सूर्य के द्रव्यमान का, तो यह न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। 3 से अधिक है तो यह जो है आपका ब्लैक होल बनेगा। यदि यह जो रिमेनिंग है, जो ये व्हाइट ड्वार्फ बना है, यदि यह कोई मान लीजिए रिमेनिंग पार्ट, चाहे वो नोवा विस्फोट हो रहा हो, चाहे सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, यदि ये रिमेनिंग पार्ट का मास लेस देन 1.44 ऑफ सोलर मास है, ठीक, ऑफ सोलर मास है, विजिबल है, यह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी आप इसको लिख लीजिए, यदि जो ये रिमेनिंग पार्ट है 1.44 ऑफ द सोलर मास है, तो यह जो है क्या हो जाएगा आपका, तो यह जो है किसमें बदल जाएगा, यह बदल जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ में। क्लियर है यह? इतनी जर्नी समझ में आई? मैं इसको एक बार फिर से समअप कर दे रहा हूं। अब देखिए, अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा, ये पहले अभी ये वाला जो पोर्शन है 1.44 ऑफ द सोलर मास है, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूं, बस अभी ये नंबर याद रखिए। देखिए, नेबुला था,
नेबुला से जो है क्या बना, प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार में जो है, प्रोटोस्टार से जो है फिर बना आपका मेन सीक्वेंस स्टार बना। मेन सीक्वेंस स्टार बना, इसको ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि हमारा ये राइट टाइम रहे। मेन सीक्वेंस स्टार बना। यह मेन सीक्वेंस सीक्वेंस स्टार जो है, मतलब जो मुख्य तारा होता है जिसको हम लोग तारे के रूप में जानते हैं, यहीं पर नाभ की रिएक्शन होती है। इसका आकार कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, उसी के आगे यदि यह बहुत सूर्य के आकार का है तो यह जो है आपका लाल तारे में, लाल दानव तारे में बदलेगा। यदि वह सूर्य से बहुत बड़ा है तो वह सुपर रेड जायंट बनेगा। जो ये सामान्य आकार का तारा है उसमें यहाँ पर सिंपली जो है एक नोवा विस्फोट, एक हल्का सा विस्फोट होगा और इसके ऊपर की पपड़ी सब निकल जाएगी और प्लेनेटरी नेबुला का फॉर्मेशन करेगी। बीच वाला जो सेंटर है यह जो है व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा। ठीक, व्हाइट ड्वार्फ में बदल रहा है, इसका मतलब यह जो जो पोर्शन है, जो छोटा वाला पोर्शन है, इसका मास कितना होगा, इसका जो यह जो छोटा वाला पोर्शन है इसका मास जो है लेस देन 1.44 ऑफ सोलर मास होगा, तभी ये व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा। ठीक, यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ में बदला, उसके बाद की नेक्स्ट अवस्था जो है ब्लैक ड्वार्फ की है। यह जो बड़ा वाला तारा था इसमें सुपर जायंट, सुपर रेड जायंट में बदला, फिर इसके बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो रिमेनिंग बचा, यदि यह जो है सॉरी 1.44 से 3 गुना तक है तो न्यूट्रॉन स्टार में बदला। यदि यह इससे बड़ा है तो यह जो है ब्लैक होल में बदलेगा। यह वाली कंडीशन हुई। न्यूट्रॉन स्टार इसको इसलिए कहते हैं कि यह जो है, यह जो है यहाँ पर ये स्टार जो है न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर जो मेनली न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ से बाहर इससे मतलब निकल जाते हैं। ठीक, और दूसरा है जो ब्लैक होल। ब्लैक होल अभी मैं बता रहा हूं कि यह जब किसी तारे की डेथ होती है एक तरह से, तो वह या तो ब्लैक होल में बदलेगा या न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा या व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा। ठीक, यह स्थितियां हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1.44 ऑफ द सोलर मास क्या है। इतना क्लियर है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 1.44 ऑफ सोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। ठीक, यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक, एस एस चंद्रशेखर जो है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के साइंटिस्ट हैं। ठीक, 1935 के आसपास इन्होंने बताया था कि यदि किसी तारे का, यानी किसी मरते हुए तारे का, ठीक, द्रव्यमान, ठीक, किसी मरते हुए तारे का द्रव्यमान, यदि वह जो है, या ऐसे कर लीजिए, चंद्रशेखर लिमिट, एस चंद्रशेखर बताते हैं कि यदि किसी रिमेनिंग स्टार का द्रव्यमान मास जो है 1.44, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है, तब वह जो है क्या बदलेगा, व्हाइट ड्वार्फ। या सिंपली कह लीजिए कि कोई मरता हुआ तारा व्हाइट ड्वार्फ रहेगा। यह जो है इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका, इस बात पर निर्भर करेगा कि जो रिमेनिंग है, रिमेन्स हैं, रिमेन रिमेन जो रिमेन्स स्टार है, या जो अवशेष बचा था विस्फोट के बाद, वह जो है क्या हो, सन के, सूर्य के
मास से 1.44 गुना या इससे कम हो। यह जो 1.44 है, जो 1.44 जो बात की जा रही है ऑफ द सोलर मास, यह है आपका जो नोवा, नोवा या फिर जो है सुपरनोवा, नोवा या सुपरनोवा, नोवा या सुपरनोवा जो विस्फोट हुआ उसके बाद जो ये रिमेनिंग बचा हुआ है, यह जो रिमेन्स बचा हुआ है, यह जो तारा का सेंटर बचा हुआ है, इसका मास, इसके मास के बारे में बात हो रही है। यह मास जो है, यदि जो है यह मास लेस देन 1.44 होगा तभी जो है व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अदरवाइज यह यदि ग्रेटर देन 1.44 मास है तो यह जो है क्या होगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा या फिर जो है आपका ब्लैक होल में बदलेगा। ठीक, यह पूरी प्रक्रिया जो है एस चंद्रशेखर ने बताया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था, इसीलिए इसको जो है चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यह बात, यह नहीं भूलेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह ध्यान रखना है 1.44 जो बात की जा रही है वह जो है किसके लिए बात की जा रही है, जो नोवा या सुपरनोवा विस्फोट हुआ है उसके बाद जो रिमेन्स अवशेष बचा है स्टार का जो सेंटर, उसका, उसके मास के बारे में बात की जाए तो उसके मास के संदर्भ में 3 कंडीशन आपकी बनती है। क्लियर है ये इतनी बात? किसी को कोई डाउट, समस्या? अब देखिए हमने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात की कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, आप लोगों को नोट करने में आई होप आप लोग नोट कर पा रहे होंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्लैक होल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक। अब देखिए ब्लैक होल भी किस चीज को बता रहा है कि यह जो है किसी तारे की डेथ की तरफ संकेत कर रहा है। देखिए ब्लैक होल क्या होता है, यह जब, ब्लैक होल कब बनेगा, जब जो है जो रिमेन अवशेष, जो अवशेष है सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद जो आपका नाभिक एक तरह से बचा या जो जो सेंटर आपका अवशेष बचा उसका, या न्यूक्लियाई अवशेष बचा, ठीक। यह न्यूक्लियाई जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि इसका मास जो है ग्रेटर देन 3 ऑफ सोलर मास है, ठीक। जब ऐसी स्थिति होती है, जब सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब तारे की स्थिति ये होती है कि जो सेंटर होता है उसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना या उससे अधिक होता है तो वह ब्लैक होल में बदलता है। ब्लैक होल जो सिचुएशन है यह हुआ कि यह जो नाभिक है जो ये 3 गुना से अधिक है, इसमें जो है अब और कंट्रैक्शन होगा, यह और एकदम जो है इसकी सेंटर की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये कंट्रैक्शन होता चला जाएगा और यह जो है एक छोटे से बिंदु के रूप में जो है आके समाहित हो जाएगा, एक छोटे से बिंदु के रूप में आके समाहित हो जाएगा। मतलब यह जो सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक था, ब्लैक होल वाली जो सिचुएशन होती है उसमें यह लगातार सिकुड़ता चला जाता, सिकुड़ता चला जाता और एक पॉइंट में आके समाहित हो जाता है, जिस पॉइंट की क्या होती है, ग्रेविटी क्या होगी यहाँ की, ग्रेविटी, डेंसिटी इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब यह इतना मतलब भारी हो जाएगा
कि यदि सपोज करिए कि एक चम्मच यदि ब्लैक होल से मटेरियल निकालते हैं तो वह जो है बहुत सारे, मतलब कह लीजिए कि हाथियों के वजन से बराबर हुआ वजन होगा, इतनी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब यह जब स्थिति होती है तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस ब्लैक होल के आसपास, इस ब्लैक होल के आसपास कोई भी चीज, यहाँ पर कोई तारा होगा, कोई भी कुछ भी होगा, मान लीजिए इस जगह में, ये आके इसी इसको सबको अट्रैक्ट कर लेगा, ये सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा, सबको जो है सबको अपने अंदर समाहित कर, मतलब इस एरिया में जहां तक इसका ग्रेविटेशनल है सब कुछ इसके अंदर अपना ये समाहित कर लेगा, इसको मतलब खींच लेगा और यह नष्ट कर देगा। यह जो एरिया ब्लैक होल है, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि इतना कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो नाभिक शेष बचता है उसका यदि सोलर मास इतना है तो वह जो है ब्लैक होल में बदलेगा, और ब्लैक होल जो है आपकी उसकी ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत अत्यधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सिकुड़ता जाता है, मास एक जगह पे आप आके कंसंट्रेट हो जाता है। इवन यह इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है, इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है कि यह जो जो सनलाइट होती है, सनलाइट होती है, ठीक, उसको भी उसको भी यह क्या कर जाता है, एक तरह से निगल जाता है। ठीक, उसको भी निगल जाता है। इसका मतलब कि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि सनलाइट को भी जो है ये जैसे देखिए सनलाइट, किसी चीज को हम कैसे देख पाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये चीज है, ठीक, यहाँ पर सनलाइट गई, इससे टकराई, टकरा के जब वापस आती है और हमारी आंखों पे पड़ती है तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब सनलाइट यहाँ पर गई, सनलाइट को भी ये वापस ही नहीं आने देती है। ठीक, तो यह सनलाइट को भी क्या कर ले जाती है, इतना ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये अपना इसको निगल जाती है। यह जो ब्लैक होल है आप देखेंगे कि एक तरह से क्या है, यूनिवर्स में, यूनिवर्स की सिचुएशन में क्या हो रहा था कि एक कोई, देखिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यह जो ब्लैक होल का ये जो सेंटर है, यानी कि कुल मिला के ये किसमें, एक तरह से एक नाभि, एक छोटे से पॉइंट में जाके चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी बोलते हैं। यानी कि वह जब स्टार की आपकी डेथ हो रही थी तो वह सिकुड़ते सिकुड़ते ग्रेविटेशनल पुल उसका बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जाके वह एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट कर दे रहा है। वह कंसंट्रेशन पॉइंट क्या आपकी कहलाती, सिंगुलरिटी। आप इसको देखेंगे तो जो हम लोग यूनिवर्स का फॉर्मेशन बता रहे थे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है कि पहले स्टार था, स्टार से छोटा थोड़ा और बनता गया, और यह एक सिंगल पॉइंट में, या यह वाला भी कह सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट में जाके एक फोकस हो जाता है, जिसको हम लोग सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक, तो सिंगुलरिटी का संबंध किससे है, एक तरह से ब्लैक होल से आप इसको कह सकते हैं। इस सिंगुलरिटी पर यह स्थितियां आपकी होंगी। इतनी क्लियर है बात? अब अब आप कहेंगे कि सर जो है ये ब्लैक होल है, ये मान लीजिए कि ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का एक अपना ग्रेविटी का प्रभाव क्षेत्र होगा। ठीक, एक प्रभाव क्षेत्र होगा। इसको थोड़ा सा सेंटर में बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल है, यह इसकी जो है, यह जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वह क्या है, सिंगुलरिटी है। ठीक, यह एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसके, एक ऐसा क्षेत्र जिसके जिसके अंदर कोई भी यदि चीज हो तो वह उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, निगल जाएगा उसको। एक ऐसा क्षेत्र जिसके बाहर जो है, जिसके बाहर जो है किसी चीज का अस्तित्व बना रह सकता है, या कह लीजिए कि सन की लाइट यहाँ तक जो है, सन की लाइट जो है आ रही है यहाँ तक जो है सन की लाइट, या मान लीजिए कोई भी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है यहाँ तक आ रहे हैं, इसके अंदर यदि वो गई तो वो नहीं मतलब निगल जाएगा, वो है कौन, ब्लैक होल। यह जो क्षेत्र होता है जहां तक कि जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यह जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट
इवेंट होराइजन। ठीक, सिंगुलरिटी क्या होता है, यह हो गया सेंटर, ये क्या हो गया, जहां तक ये इसका गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र होता है वह जो है आपका इवेंट होराइजन जो है आपकी कहलाती है। यह आपसे जो है क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्या मतलब जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है छौंकने लगे सर जो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इवेंट होराइजन क्या है, सिंगुलरिटी क्या है, यह सब जो है आपको पूछा गया है। अब देखिए यह जो हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो आकाश गंगा ने मिल्की वे है, माने जो गैलेक्सी है हमारी, उस गैलेक्सी का एक सेंटर है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरह से स्पाइरल थी, इस तरह की स्पाइरल गैलेक्सी यानी मिल्की वे थी। इसका एक जो है ये आपका क्या था, इसका एक सेंटर था। यह जो सेंटर है, यदि इसमें करोड़ों बिलियंस ऑफ तारे जो है, बिलियंस ऑफ स्टार जो है, यदि इसका जो है इस सेंटर का, इस गैलेक्टिक सेंटर का, इसको हम लोग जो गैलेक्सी होता है उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर। ठीक, इस गैलेक्टिक सेंटर का जो है क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यह जो गैलेक्टिक सेंटर है आपका, यह जो है आपका क्या है बताइए, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार यदि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर कहीं हमारा जो है क्या है, सूर्य है, सूर्य भी इसका चक्कर लगा रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला था कि सूर्य जो है अपने गैलेक्टिक्स यानी कि आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। तो यह बताइए, ये जो गैलेक्टिक सेंटर है यह इतना शक्तिशाली है कि इतने तारों को, करोड़ों तारों को अपने मतलब जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत समाहित किया हुआ है। तो यह निश्चित रूप से कोई क्या होगा, यह निश्चित रूप से कोई जो है ब्लैक होल होगा। ठीक, यह जो ब्लैक होल है जो गैलेक्टिक सेंटर में है, वह उसका नाम है, लिख लीजिए यहां पर, सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए जो है एक ब्लैक होल है जो हमारे आकाश गंगा यानी कि जो हमारी जो मिल्की वे है उसके सेंटर में है आपका। ये सेजिटेरियस ए क्या है, एक ब्लैक होल है। हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, ठीक है, जो कि हमको ये दिखाई नहीं देते हैं। बस ये हम इवेंट होराइजन के माध्यम से समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है क्या कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक होल के बारे में हो गया। ब्लैक होल आपसे कोई पूछेगा, बता ले जाएंगे कि ब्लैक होल क्या है, तो बता सकते हैं कि ब्लैक होल जो है एक, जब स्टार जो है अपनी डेथ की यात्रा पर होता है और उसका मास जो है 3 सोलर मास से अधिक होता है, तो वह ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। और जब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने का मतलब कंट्रैक्शन होगा उसमें बहुत ज़्यादा, और उसकी ग्रेविटी बहुत अधिक हो जाएगी, डेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगी। वो इतनी अधिक हो जाती है कि किसी चीज़ को अपने अंदर मतलब जो है बाहर नहीं जाने देती, कुछ भी जाएगा इसके अंदर जो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि इस एरिया में जो है, यह जो इवेंट होराइजन का एरिया है, यहाँ पर जो है स्पेस यानी स्थान जो है, स्पेस और टाइम के फ्रेम को ही ये बदल देता है, डिस्टर्ब कर देता है एकदम से। ठीक है, अब यही जो ये ब्लैक होल की जो घटना हो रही है ना, ब्लैक होल की, तो जो हम लोगों ने बोला था कि यूनिवर्स अभी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक समय आएगा जब यूनिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होते जाएगा और ये पूरा यूनिवर्स जो है यह इसी तरह की सिंगुलरिटी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और उस समय ना तो हम रहेंगे ना तो ये कुछ रहेगा, पता नहीं। और जो ये जगह, स्थान, स्पेस और टाइम है, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक विस्फोट होगा, फिर से एक नया यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यही यही जो है निर्माण की आपकी प्रक्रिया है। अब इसके बाद जो है स्टार देखे, थोड़ा सा हम लोग जो है सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य या सन के बारे में देख लेते हैं। सूर्य भी क्या है हमारा, एक, देखिए
अब धीरे धीरे हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने सोलर सिस्टम में प्रवेश करेंगे। तो एक तरह से हम लोग जो है आज थोड़ा सा सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य भी एक क्या है आपका, स्टार है। ठीक, हमारे सोलर सिस्टम का, जैसे देखिए सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा सूर्य के बारे में देख लेते हैं। तो इस सोलर सिस्टम में जो सूर्य है, यह जो है हमारे सोलर सिस्टम में 99% जो, या 98% कह लीजिए, 98% जो मास है वह किसका है, अकेले जो है सूर्य का है। मतलब सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं। तो उन सब का मतलब जो है पूरा जो मास है, उन सब का जितना मास है उसका 98% अकेले जो है आपके सूर्य में समाहित है। यदि हम ऐसे सूर्य को बनाएं, सूर्य इतना बड़ा है, ऐसे यदि हम सूर्य को बनाएं कि ये सूर्य है और सूर्य का ये मान लीजिए कि ये सेंटर है। ठीक, इस सेंटर यानी इसका जो ये डायमीटर है, इस डायमीटर पर हम पृथ्वी को रखना शुरू करें, इसके डायमीटर पर जो है पृथ्वी को रखना ऐसे शुरू करें, पृथ्वी ऐसे लगातार एक दूसरे से ऐसे लगे हुए, तो इस पे जो है लगभग जो है आपकी 109 अर्थ जो है सजाई जा सकती हैं इसके डायमीटर पर। ऐसे ऐसे 109 अर्थ जो है आपकी सजाई जा सकती हैं इसके डायमीटर पर। ठीक, यदि हम ये सूर्य को जो है एक, यदि केवल मान लें कि यह एक खोखला, मतलब एक खाली डब्बा है एक जो है गोल गोल, और यहाँ से जो है, यहाँ से अर्थ को जो है इसमें टपकाना शुरू कर दें ऐसे, मतलब कि जैसे एक ऐसे एक, मतलब कोई बर्तन टाइप का है जिसके अंदर हालो है ये। ठीक, इसमें टपकाने, अर्थ को इसके अंदर डालना शुरू करें, तो इसमें जो है 1.3 मिलियन अर्थ जो है क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? यानी सूर्य हमारा इतना विशाल है। क्योंकि सूर्य क्या है, आपका स्टार है, तो यहाँ पर जो सूर्य से जो एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, वह कैसे हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हो रहा है। सूर्य हमारा इस समय किस किस स्थिति में है, मेन सीक्वेंस स्टार की स्थिति में है। मेन सीक्वेंस स्टार की स्थिति में, यानी मुख्य तारा की अवस्था में है। इस मुख्य तारा की अवस्था में जो सूर्य की टोटल एज है सूर्य की, कितना दिन तक सूर्य अपने इस स्टेज में रहेगा, तो वह लगभग जो है 10 बिलियन ईयर मानी गई है, जिसमें से कि आधी उम्र यह जो है निकाल चुका है। 5 के 4.5, 5 या 4.5 ये बहुत नहीं, लगभग जो है 5 बिलियन ईयर जो है क्या है, रिमेनिंग है एज इसकी। मतलब अगले 5 बिलियन ईयर में, ठीक, यह सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, देखिए ये सूर्य का, मतलब जैसे पृथ्वी होती है ना, जैसे ये सूर्य है मान लीजिए, ठीक, ये सूर्य है, ये इसका नाभिक है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से आप कह लीजिए कि हम लोग इस समय बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना। तो इसके सूर्य के सबसे अंत में, सबसे केंद्र में जो है इसका क्या होता है, इसका कोर होता है। यह जो क्या होता है, कोर। इसी कोर में जो है, इसी कोर में क्या होती है आपकी, यहां पर इसको थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं।
ठीक, यह जो है क्या होता है आपका कोर होता है। इसी कोर में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, इस कोर के बाद जो है जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, तो अर्थ में पढ़ते हैं कि अर्थ के सबसे अंदर जो कोर है, फिर उसके ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर आपका लिथोस्फीयर है यानी क्रस्ट है, यह पढ़ते हैं। उसी प्रकार से सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग है वह कोर होता है, यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यहीं पर जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बहुत सारी ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। इस कोर के बाद जो है, इस कोर के बाद का जो एरिया है, ठीक है, अच्छा, इस कोर का जो टेम्परेचर है वह लगभग जो है 15 मिलियन, ठीक, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, या 15 मिलियन, मतलब बहुत अधिक मतलब ऐसे समझ लीजिए 15, 1 2 3 1 2 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक, इस कोर के बाद जो है एक जो जोन होता है आपका, यह होता है, यह रेडिएटिव जोन बोलते हैं। ठीक, इसको यहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे रेडिएट करती है इस एरिया में। ठीक, यह जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा वाला उसको बोलेंगे रेडिएटिव जोन। रेडिएशन मतलब रेडिएटिव जोन होता है, यहाँ पर ऊर्जा रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफर होती है। इस रेडिएटिव जोन के बाद एक जोन होता है आपका कन्वेक्टिव जोन। यह जो जोन होता है, यह जो जोन होता है, यह होता है आपका कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पर ऊर्जा जो है मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे, मतलब गर्म पदार्थ ऊपर जाएगा, ठंडा पदार्थ नीचे आएगा, मतलब इस तरह से जो है ऊर्जा का संचलन होता है। ठीक, ठीक है, तो यह कंडक्ट कंडक्ट कन्वेक्टिव जोन इसको बोलते हैं। कन्वेक्टिव जोन के बाद, कन्वेक्टिव जोन के बाद जो एक तरह से जो है यह जो भाग है, यह जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। ठीक, फोटोस्फेयर। और एक तरह से यह जो फोटोस्फेयर है यही जो सन का क्या है, सन का सरफेस है। ठीक, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य का सरफेस देखिए, रेडिए सबसे अंदर जहां नाभिकीय क्रिया हो रही है वह आपका रेडिएटिव जोन है। उसके बाद आपका जो सॉरी कोर है, उसके बाद रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन है, कुल मिला के एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद यह वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे फोटोस्फेयर, या इसी को बोलेंगे हम लोग सरफेस ऑफ द सन। इस फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, इस फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है यह लगभग जो है कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ का टेम्परेचर होता है। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, इसको देख लेते हैं फिर हम लोग जो है इसको वाइंड अप करेंगे क्लास को। अब इस फोटोस्फेयर के बाद, फोटोस्फेयर के बाद जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह से फोटोस्फेयर के बाद हमारे सन का एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। यह जो है, यह जो क्षेत्र होता है, जो एक तरह से यहाँ तक ये क्या था, सन का सरफेस था, अब यहाँ से ये सन का जो है क्या हो जाएगा, ये जो है सन का एक तरह से एटमॉस्फेयर शुरू हो जाएगा। ठीक, इस एटमॉस्फेयर में यह वाला जो भाग है यह हमारा होता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, ठीक, यह क्रोमोस्फेयर होता है। क्रोमोस्फेयर का जो है
टेम्परेचर जो है ठीक ठाक, मतलब आपका कह लीजिए कि जैसे यहाँ पर 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर जो है 40-50 हजार डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर जो है आपका अधिक होता है। इस क्रोमोस्फेयर के बाद जो है एक रीजन आता है, क्रोमोस्फेयर के बाद का जो रीजन आता है वह होता है, क्रोमोस्फेयर के बाद का जो रीजन आता है इस तरह से, ठीक, यह होता है आपका कोरोना। ठीक, कोरोना होता है। कोरोना जो फैला हुआ था कोविड-19 में, वो वाला नहीं, यह कोरोना, या इसको हिंदी में किरीट बोलते हैं। जब जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो उस समय यह कोरोना ही आपको दिखाई देता है। ठीक, यह कोरोना का जो विस्तार है, यह बहुत अधिक दूरी तक होता है, मतलब मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो यह आपका बेसिक बेसिक जो है सन का स्ट्रक्चर है। यह जो हमको लाइट प्राप्त होती है, जो हम कहते हैं ना सन की जो लाइट प्राप्त होती है, यही जो फोटोस्फेयर वाला जो भाग है, इसी से जो है, यहीं से जो है हमको लाइट जो है हमारे पास तक आती है। इसी इसी सरफेस पे जो है बहुत सारे जो है इस तरह से जो है फ्लेयर्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो है कह सकते हैं कि सौर आंधी टाइप की जो है यहाँ से निकलती हैं, और पूरे हमारे सौर मंडल को जो है क्या करती हैं, हीट जो है यहीं से, मतलब कुल मिला के सौर मंडल की जो हीट है पूरी यहीं फोटोस्फेयर से आपकी निकलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में जो है सौर मंडल के बारे में, अब जो हमारे ग्रह हैं सब, जैसे अर्थ है, वीनस है, इन सब का जो है उन सब पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। चूंकि सन जो है एक तरह से स्टार था, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं इस बात को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।